हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ एमए प्रीवियस सोशियोलॉजी। आज की क्लास में भी हम कंटिन्यू करेंगे इमाइल दुर्खिम क्रिटिकल एनालिसिस। आज हम इस एनालिसिस का द्वितीय और अंतिम भाग देखेंगे। मैं अनुपमा साहा, एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज सिरोही, राजस्थान। तो जैसा आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन्स पर, ऑब्जेक्शंस विद रिगार्ड टू मेथोडोलॉजी। तो जो अगली आपत्ति आलोचक दर्ज कर रहे हैं दुर्खिम के सिद्धांतीकरण को लेकर के, वो है उनकी मेथोडोलॉजी को लेकर के, उनकी जो पद्धति है उसको लेकर के आपत्ति है। और आप सभी जानते हैं कि आत्महत्या का जो उनका सिद्धांत है उसमें उन्होंने द्वैतीयक तथ्यों को इकट्ठा किया और उनका विश्लेषण किया, और उन्होंने सुसाइड रेट या आत्महत्या की दर की गणना की। तो जो उनके आलोचक हैं उनका ये कहना है कि दुर्खिम ने केवल आत्महत्या के जो रजिस्टर्ड केसेस थे, जो रिपोर्ट हुए थे, जिनका कहीं कोई रिकॉर्ड था, उन्हें ही अपने अध्ययन में सम्मिलित किया है। लेकिन ऐसे बहुत से केसेस रहे होंगे जो रिपोर्ट नहीं हुए या कहीं रिकॉर्ड नहीं हुए, तो वो उनके अध्ययन में सम्मिलित नहीं हो पाए। इसके अलावा वो ये कहते हैं कि आत्महत्या की जो घटनाएं सफल हो गई वो तो उनके रिकॉर्ड में आ गई, लेकिन आत्महत्या के जो असफल अटेम्प्ट्स थे, जहां आत्महत्या करने की कोशिश तो की गई लेकिन वह कोशिश सफल नहीं हुई, अर्थात वो लोग या तो बचा लिए गए या बस बच गए किसी कारण से, तो ऐसे केसेस भी उनके अध्ययन में सम्मिलित होने से रह गए। तो वो ये कह रहे हैं कि आत्महत्या भले ही सफल ना हुई हो, लेकिन आत्महत्या की प्रवृत्ति या आत्महत्या का प्रयास तो हुआ ही। और ऐसी स्थिति में अगर वो डेटा उनके पास नहीं पहुंचा, तो फिर जो डेटा उन्होंने इस्तेमाल किया है वो पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है, कंप्लीट नहीं है। और अपूर्ण डेटा पर आधारित कोई भी रिज़ल्ट, कोई भी एनालिसिस विश्वसनीय नहीं हो सकता, ऐसा उनके आलोचकों का कहना है। तो एक तो आपत्ति इस तकनीकी खामी को लेकर के है, और दूसरी तकनीकी खामी जो वो कह रहे हैं वो ये है कि जब अहमवादी आत्महत्या की बात दुर्खिम करते हैं तो उसमें वो ये कहते हैं कि जो ईसाई धर्म का प्रोटेस्टेंट संप्रदाय है उसमें आत्महत्या की दर ज़्यादा है, जबकि जो कैथोलिक संप्रदाय है उसमें आत्महत्या की दर कम है। इस पर जो उनके आलोचक हैं वो ये कहते हैं कि दुर्खिम ने यह स्पष्ट नहीं किया कि जो आत्महत्या के केसेस हैं उनमें जो अंतर है वह केवल संप्रदाय का ही है, बाकी दृष्टि से कोई अंतर नहीं। अगर संप्रदाय के अलावा और किन्हीं आधारों पर भी आत्महत्या करने वालों में अंतर था, तो फिर जो रिज़ल्ट है वो डाउटफुल हो जाता है, वो संदिग्ध हो जाता है। क्योंकि जब कभी भी हम इस तरह के कार्य कारण संबंध स्थापित करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जिन चरों के बीच हम तुलना कर रहे हों उनमें अंतर केवल उस चर में हो जिसको कि तुलना का आधार बनाया जा रहा है, बाकी सब रूपों में वो समान होने चाहिए। तो अगर दुर्खिम ने बाकी सभी चरों को कंट्रोल नहीं किया था और बिना कंट्रोल किए ही उन्होंने ये अध्ययन कर लिया, तो फिर यह जो रिज़ल्ट है वो गलत हो सकता है, त्रुटिपूर्ण हो सकता है, उसके गलत होने की संभावना हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में जो सिद्धांत है उसको विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। तो निश्चित रूप से कुछ सीमा तक ये जो आपत्तियां हैं उनके आलोचकों की, वो ठीक हो सकती हैं, और हो सकता है कि कुछ तकनीकी खामियां हों उनके अध्ययन में, उनके मेथोडोलॉजी में, लेकिन फिर भी इतना श्रेय तो हमें दुर्खिम को देना ही होगा कि उन्होंने पहली बार समाजशास्त्रीय विश्लेषण में सांख्यिकी का सफल प्रयोग किया, और आने वाले सिद्धांतकारों के लिए, आने वाले अध्ययनकर्ताओं के लिए उन्होंने परिमाणात्मक विश्लेषण का, सांख्यिकीय विश्लेषण का मार्ग प्रशस्त किया। तो तमाम तकनीकी खामियों के बावजूद भी, अगर वो तकनीकी खामियां इस सिद्धांत में थी, तो उनके बावजूद भी इस सिद्धांत को एक माइलस्टोन ज़रूर माना जाना चाहिए। फिर जो दूसरी आपत्ति इस सिद्धांत को लेकर के है वो ये है कि मार्क्सियन ऑब्जेक्शन टू द फंक्शनल एनालिसिस ऑफ डिविजन ऑफ लेबर एंड सॉलिडारिटी। तो ये जो विवाद है ये मार्क्सवादियों और प्रकार्यवादियों के बीच हमेशा से रहा है,
और आप सभी जानते हैं कि प्रकार्यवादी जो हैं वो समाज में सहयोग को, एकमतता को ज़्यादा महत्व देते हैं, और जो मार्क्सवादी हैं वो समाज में संघर्ष को अधिक महत्व देते हैं। तो चूँकि दुर्खिम ने समाज में सहयोग की बात की, उनका ये कहना था कि समाज में श्रम विभाजन के कारण एकता बढ़ती है, श्रम विभाजन आपस में सहयोग की स्थितियाँ पैदा करता है, श्रम विभाजन के कारण समाज की जो अलग अलग सेगमेंट्स हैं उनमें सहयोग, चूँकि पारस्परिक निर्भरता होती है, ये पारस्परिक निर्भरता सहयोग पैदा करता है, एकता की भावना पैदा करता है। तो वो सहयोग पर बल देते हैं, और संघर्ष के जो तत्व हैं समाज में उनको वो नज़रअंदाज करते हैं, और संघर्ष को तो वो पैथोलॉजिकल मानते हैं, व्याधिकीय मानते हैं। यानी समाज में सहयोग जो है वो नॉर्मल है और संघर्ष एबनॉर्मल है या पैथोलॉजिकल है। लेकिन जो संघर्षवादी हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, समाज में संघर्ष जो है वो महत्वपूर्ण होता है, समाज संघर्ष पर ही आधारित है, संघर्ष सामाजिक संरचना में अंतर्निहित होता है, समाज में हमेशा से परस्पर विरोधी वर्ग रहते हैं जिनके बीच संघर्ष रहता है, ये संघर्ष कभी प्रकट होता है कभी अप्रकट होता है, लेकिन संघर्ष हमेशा विद्यमान रहता है। तो वे जो दुर्खिम ने जिस तरह से संघर्ष की उपेक्षा की है और जिस तरह से सहयोग पर अत्यधिक जोर दिया है और संघर्ष को पैथोलॉजिकल माना है, व्याधिकीय माना है, उससे वो सहमत नहीं हैं। तो खैर ये जो विवाद है ये समाजशास्त्र में, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, शुरू से रहा है। और प्रकार्यवादी चूँकि सहयोग पर बल देते हैं, जो संघर्षवादी है वो संघर्ष पर बल देते हैं। वास्तविकता ये है कि किसी भी समाज में न तो पूर्ण सहयोग होता है और न ही पूर्ण संघर्ष होता है। समाज संघर्ष, पूर्ण सहयोग और पूर्ण संघर्ष, इन दो धुरियों के बीच में कहीं विचरण करते हैं। तो इस दृष्टि से अगर हम देखें तो जो आपत्तियां हैं वो उतनी वैलिड भी नज़र नहीं आती, पर संघर्षवादियों का अपना एक विचार है कि समाज संघर्ष पर ही आधारित है और समाज में सहयोग नहीं होता। तो ये जो आपत्ति है उसको हम इस रूप में देख सकते हैं कि समाज में वास्तव में सहयोग और संघर्ष दोनों विद्यमान होते हैं, और पूर्ण सहयोग किसी समाज में नहीं होता, कुछ हद तक समाज में संघर्ष होता ही है, और पूर्ण संघर्ष भी किसी समाज में नहीं होता। बिना सहयोग के कोई समाज विद्यमान नहीं रह सकता। तो अंत में हम इस पूरे विश्लेषण को देखने समझने के बाद, सारी आपत्तियों को देखने समझने के बाद, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि डिस्पाइट all the criticism and shortcoming, Durkheim played a very significant role in establishing a solid ground for the empirical science of society, and also paved the way for quantitative and statistical analysis in sociological research. तो देखिए, कमियां या लिमिटेशंस हर सिद्धांत में होती हैं। दुर्खिम के सिद्धांत में भी ज़रूर अनेक तरह की कमियां हैं, लेकिन फिर भी जो दुर्खिम का जो सबसे बड़ा योगदान समाजशास्त्र को है वो ये है कि उन्होंने समाजशास्त्र को एक आनुभाविक विज्ञान के रूप में स्थापित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अगर ये कहा जाए कि उसे एक आनुभाविक विज्ञान के रूप में स्थापित करने का सारा श्रेय ही अगर दुर्खिम को जाता है तो यह भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि अगस्त कोम्त ने एक नए विज्ञान का विचार सामने रखा, लेकिन उस विचार को मूर्त रूप देने का काम, समाजशास्त्र को एक साइंस ऑफ सोसाइटी बनाने का काम, समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में स्थापित करने का काम जो है वह दुर्खिम ने ही किया, और इस बात का क्रेडिट निश्चित रूप से उन्हें ही जाता है। और जो दूसरा उनका सबसे बड़ा योगदान समाजशास्त्र को रहा वो ये है कि उन्होंने समाजशास्त्रीय विश्लेषण में परिमाणात्मक विश्लेषण, सांख्यिकीय विश्लेषण का मार्ग प्रशस्त किया, और इस प्रकार उन्होंने समाजशास्त्रीय अनुसंधान विश्लेषण को अधिक परिशुद्ध, अधिक निश्चित, अधिक परीक्षणीय, अधिक प्रामाणिक और इस प्रकार अधिक वैज्ञानिक बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि
दुर्खिम का जो योगदान है समाजशास्त्र को, वह अतुलनीय है और अद्वितीय है। तो दुर्खिम के संबंध में जो हमारा विवेचन था, हमारी चर्चा थी, वह आज समाप्त होती है। इसी के साथ आपकी तीसरी इकाई भी समाप्त होती है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इन वीडियोस से अपने विषय को समझने में ज़रूर मदद मिले होगी। मुझे आप लोगों के फीडबैक का हमेशा इंतज़ार रहता है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपना फीडबैक ज़रूर मुझे प्रदान करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।